देखिए, नफरतों का दौर भी जब बेपनाह हो गया, मेरे मुल्क में ही सच बोलना गुनाह हो गया। देखिए, लगातार अतीक अहमद के भाई अशरफ और उसके बेटे असद अहमद के ऊपर बहुत से ऐसे सवाल हैं। उसके एनकाउंटर और अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हर किसी के मन में बहुत से सवाल हैं और क्यों ना सवाल हों, क्योंकि जिस तरीके से ये हत्या को अंजाम दिया गया, पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी गई और फिर उसको फिल्मी अंदाज में फिल्माया गया। देखिए, आज जिन महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हो रही है, देखिए मैं समझती हूँ कि इस देश के अंदर जिस देश के अंदर महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात की जाती है, और इस तरीके से बदसलूकी, चाहे वो किसी माफिया की बीवी हो, किसी माफिया की बहन हो, तो इसी देश के अंदर हमने ये भी देखा है कि आज प्रधानमंत्री ऐसे आरोपियों को छोड़ते हैं देश की प्राचीर से महिला सम्मान की बात कर करके, लेकिन फिर उन 11 आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। तो देखिए, आज अगर अतीक अहमद के परिवार के साथ या अतीक अहमद की बीवी या बच्चों के साथ जो भी हो रहा है, तो देखिए ये तो किसी भी गैंगस्टर और माफिया के लिए हमारी सिंपैथी नहीं है, लेकिन हाँ, किसी अगर कोई परिवार की कोई महिला अगर कोई बेकसूर है तो ये इस तरीके का सुलूक, इस तरीके की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी शाइस्ता का किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो देश की अदालत है, देश की कानून व्यवस्था है, और वो कानून व्यवस्था के तहत उसको चाहे आप उसे सरेंडर करवाइए, चाहे आप उसके ऊपर जो आरोप है उस आरोप के बुनियाद पर आप उसको सजा दीजिए। लेकिन इस तरीके की बदसलूकी और बदतमीजी और इस तरीके का लाठीचार्ज, मैं समझती हूँ कि इस देश की संस्कृति को भी शोभा नहीं देता। हमारे देश के अंदर महिलाओं का हमेशा सम्मान रहा है। जिस तरह से मीडिया का रवैया रहा है, आपने देखा होगा, वीडियो भी काफी वायरल है, जो लोग देखने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे, उनके नकाब उतारे जा रहे थे, आप हैं, ऐसे ऐसे जबरदस्ती पूछा जा रहा था कि आप है शाइस्ता, आप है शाइस्ता, सब में बुरखों में खोजा जा रहा था कि शाइस्ता कहाँ है। देखिए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बात पता चल रही है वो यही चल रही है कि शाइस्ता की तलाश चल रही थी, और जिस तरीके से दफीने के अंदर ये बताया गया कि शाइस्ता अपने बेटे की मौत जब की खबर सुनी तो वो वहाँ पहुँची, अपने शौहर की जब मौत और अपने देवर की या जेठ की मौत के बारे में जब उनको पता चला तो फिर वो वहाँ पर पहुँची। तो फिर पुलिस अपने तरीके से उसको देखने की कोशिश कर रही थी। वो कहीं ना कहीं ये उनको लग रहा था कि शायद शाइस्ता किसी बुरखे में या किसी नाम बदल करके या अपनी पहचान बदल करके पहुंची है। तो देखिए, और फिर उसी देश का मीडिया ये चला रहा था कि शाइस्ता ने सरेंडर कर दिया है। तो देखिए, आज किस बात पे यकीन किया जाए, किस बात पे, क्योंकि आज मीडिया की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर भी सवाल है कि क्योंकि जिस तरीके से मीडिया, अब हमने देखा है कि बीते 45 दिनों से जो दिखा रहा है लगातार एनकाउंटर को लेकर के, बस पलटने को लेकर के, और जिस तरीके से अतीक और अतीक के भाई और उसके बेटे के बारे में जिस तरीके से लगातार मीडिया दिखाता रहा है, मांग करता रहा है, एनकाउंटर की, लाइव एनकाउंटर की मांग करता रहा है, तो इस देश का मीडिया ये तक चलाता है कि अतीक अहमद ने खुद ये जो ये मर्डर हुआ, ये हत्या जो हुई है, ये जो हत्यारे हैं, ये अतीक अहमद के इशारे पर आए हैं। तो देखिए, आज कुछ भी कहना, आज इस देश की मीडिया से तो आप जो लोकतंत्र का मजबूत पिलर है उससे तो आप कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते कि शायद आपको सही जानकारी देखने को मिले। अब मुट्ठी भर आप जैसे कुछ पत्रकार रह गए हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। अदरवाइज आप ये देखिए कि देश का मीडिया तो क्या क्या नहीं चला रहा है। अतीक अहमद के साम्राज्य के बारे में तो चलाता है, जो कई बार का विधायक है, सांसद है, लेकिन एक बार भी उसको उसके इस पद से नवाजा नहीं किया जो संविधान ने उसको ये अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। लेकिन एक बार भी ये नहीं, मैं मानती हूं कि वो माफिया होगा, वो गैंगस्टर होगा, उसकी अपने इलाके के अंदर उसने अपना एक साम्राज्य बनाया है और लोग उससे डरते होंगे। मैं इस बात का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती, मैं उसके लिए मेरे दिल में कोई सिंपैथी नहीं है और शायद किसी के दिल में भी नहीं होगी। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्यों फिर हमारे इस देश के संविधान ने उसको ये अधिकार दिया, क्यों हमारे सिस्टम ने उसको ये अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, उसको सांसद बनाया, उसको विधायक बनाया, उसके भाई को विधायक बनाया, और अतीक अहमद खुद कई बार के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी जुड़ी हुई हैं कि लोग फिर उसको जब इतना डरते थे तो डर करके वोट भी करते थे। मैडम, पत्रकारों को भी मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है, लोग बातचीत करने में भी है ना डर रहे हैं,
पत्रकारों से सहमे हुए हैं। देखिए, आज जिस तरीके की ये हत्या हुई है, उस हत्या के जो ये हत्यारे थे वो जिस भेष में आए थे वो पत्रकारों के भेष में आए थे। और देखिए, इसमें बड़ी जो चूक है, जो बड़ी चूक और बड़े सवाल जो उठ रहे हैं वो मीडिया कर्मियों को लेकर के तो उठ ही रहे हैं कि वो कैसे एक इतने संगीन आरोप का जो अपराधी है उसको मेडिकल के लिए लेके जाया जाता है, लेकिन कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती। क्योंकि ये तमाम सवाल जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो दोनों को इतनी बीते रात 10 बजे जिस मेडिकल अस्पताल में लेके जाया गया वहां पर उनको खबर ही नहीं है कि इस तरीके का कोई आरोपी है, इस तरीके का कोई पुलिस उनको उसको लेकर के आने वाली। लगातार बयान आ रहे हैं, लगातार उन बयानों में कहा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन आरोपियों को ये बात पता चल जाती है, क्योंकि जो मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनको ये बात नहीं पता होती है कि कोई इस तरीके का अतीक अहमद का भाई मेडिकल के लिए आने वाले हैं। लेकिन आरोपियों को जो 3 हत्यारे थे उनको पता चलता है, वो रेकी करते हैं बाकायदा 14-15 दिन से बताया जा रहा है या 20-25 दिन से बताया जा रहा है कि वो प्रयागराज के अंदर हैं, रेकी कर रहे हैं। और सवाल बड़ा ये भी है कि एक दिन पहले से, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में बताया है तीनों ने, कि वो एक दिन पहले उस अस्पताल की रेकी करने गए थे। और क्योंकि अस्पताल वालों को नहीं पता है, लेकिन इन तीनों आरोपियों को कैसे पता चला। उसके बाद आप ये देखिए कि क्यों ना मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो फर्जी कैमरा लेकर के, डमी कैमरा, क्योंकि अक्सर ये इतनी आसानी से डमी कैमरा, डमी माइक नहीं मिलता है। डमी कैमरा, डमी माइक लेकर के वहां पे पहुंचते हैं, आई कार्ड बाकायदा लेकर पहुंचते हैं। और इतनी ऐसे जब वो मेडिकल के लिए जा रहे थे तो कैसे प्रेस वालों को बुलाया गया, जबकि आपने देखा कि कई ऐसी वीडियोस हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, दिखाई जा रही है कि कितनी बड़ी पुलिस की निगरानी के अंदर, घेरे के अंदर ऐसे अपराधी को लेके जाया गया। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 2-4 चंद पुलिस वालों के अलावा वहां पर कोई नहीं था, कोई ऐसा घेरा नहीं था रात के बीते 10 बजे। लेकिन पुलिस की तरफ से जो चूक रही वो बड़ी चूक ये रही कि इतने पुलिस वाले नहीं थे साथ में। उसके बाद आरोपियों ने लगातार अंधाधुंध 15-20 फायर की, और फायर करने के बाद आप ये देखिए कि पुलिस वाले काउंटर कोई फायर नहीं करते, बल्कि उसको पीछे से पकड़ते हैं, अपनी गन नहीं निकालते, कोई काउंटर नहीं किसी तरीके का किया। और फिर उसके बाद वो आरोपी जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो यानी कि किस तरीके का नैरेटिव हम समाज में सेट कर चुके हैं कि आज कहीं से भी कोई सरफिरा 3 अलग-अलग जगह से, एक जो लवलेश तिवारी है वो बांदा से है, उसके बाद अगर हम दोनों आरोपियों की बात करें, कोई हमीरपुर से, कोई कासगंज से है, अरुण मौर्य कासगंज से, ये जो तीनों जो आरोपी हैं ये एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। लेकिन कैसे ये इकट्ठा होते हैं, कैसे प्रयागराज में 15-20-25 दिनों से रहते हैं, कौन इनको फंडिंग करा दे, क्योंकि सब तो गरीब परिवार से हैं, किसी का बाप किसान है, किसी का ड्राइवर है, कोई चंद वो दुकान लगाता है, एक आरोपी का तो के माँ बाप दोनों ही नहीं है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से उनके पास 5-7 लाख की जो है विदेशी पिस्टल जो है उनके पास आती है, कौन मुहैया कराता है, कौन इसके पूरे पीछे मास्टरमाइंड है, कि आप कौन जिगारा पिस्टल है तुर्की का है जो कि यहाँ बैन है। तो मैं वही पूछना चाहती हूँ कि ये उनके पास कैसे आया। वो देखिए, वो जिस तरीके के अपराधी हैं वो बहुत ही ज्यादा चोरी डकैती वो इस तरीके के जुर्म के अपराधी हैं, लेकिन इस तरीके का ना तो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है।